students. So we are here, and as you already know that the chapter which we were studying is biological classification, right? And in the last class what we have studied about kingdom Archaebacteria and Eubacteria. तो डेली हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू इज वी स्टार्ट विद द रिकैप, है ना। हम रिकैप से हमेशा स्टार्ट करते हैं। और लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, वी स्टडीड अबाउट आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया, है ना। अच्छे से हमने पढ़ा था आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया में मेजर डिफरेंस क्या था। यहां पर जो मेजर डिफरेंसेस थे वो थे उनके सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकेंस। तो हियर आई एम राइटिंग पेप्टिडोग्लाइकेंस इन सेल वॉल। तो सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकेंस यूबैक्टीरिया के होते हैं और आर्कीबैक्टीरिया के नहीं होते। इसलिए आर्कीबैक्टीरिया डोंट हैव एनी टाइप ऑफ सेंसिटिविटी, उसमें कोई भी सेंसिटिविटी नहीं होती है। और कोई भी अगर सेंसिटिविटी नहीं होती है तो आर्कीबैक्टीरिया के हैबिटेट कैसे होते हैं, आर्कीबैक्टीरिया के हैबिटेट्स होते हैं ऑल अनफेवरेबल या वेरी हार्श एनवायरमेंट्स, है ना। तो हार्श, और यूबैक्टीरिया के लिए होते हैं फेवरेबल। ऑल गुड। so this is the basic difference. then next important point होता है कि इसमें जो इंट्रॉन्स होते हैं, इंट्रॉन्स is not present in eubacteria but they are present in archaebacteria. और finally membrane lipids. when we talk about membrane lipids, तो आर्कीबैक्टीरिया कंटेन्स स्ट्रेट चेन membrane lipids, whereas eubacteria contains aliphatic membrane lipids. Plus archaebacteria has L-glycerol phosphate, whereas eubacteria have D-glycerol phosphate. So this was the basic differences between archaebacteria and eubacteria. Archaebacteria is divided into 3 groups, और वो तीनों ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं, वो होते थे हमारे मिथेनोजेंस, फिर होते थे हमारे थर्मो एसिडोफाइल्स, और तीसरे होते थे हेलोफाइल्स। तो जो मिथेनोजेंस हैं दे वर फाउंड इन मीथेन रिच एरियाज, जहां पर मीथेन अबंडेंस में होती है, लाइक मार्शी एरिया जहां पर दलदल होती है, या फिर इन दी गट या एलिमेंट्री कैनाल ऑफ रूमिनेंट मैमल्स जैसे काओ बफलोस, इसलिए वो उनके डंग में प्रेजेंट होता है। और कैटल यार्ड में जहां पर गाय भैंस होती हैं वहां पर मिथेनोजेंस बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में होते हैं। ड्यू टू दिस रीजन their cow dung is used for the biogas production and the main component of biogas is methane. Second थे हमारे thermoacidophiles. These are found in very high temperature, more than 100 degrees Celsius, and very high acidity. That means pH should be low to as to 2.0. तो pH बहुत कम होता है तो एनवायरनमेंट बहुत एसिडिक होता है, तो वहां पर है आपके थर्मो एसिडोफाइल्स लाइक हॉट वाटर सल्फर स्प्रिंग्स, एग्जांपल थर्मोप्लाज्मा एंड थर्मोप्रोटियस। द थर्ड वन आर हेलोफाइल्स. हेलोफाइल्स आर फाउंड इन द एरिया विद हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, फॉर एग्जांपल सी, ओशियंस, एस्टरीज, ब्राइन एटसेट्रा। ब्राइन क्या होता है, हाई NaCl solution
which is used for saponification। तो ये सब चीजें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। इसमें से मिथेनोजेंस एंड थर्मोएसिडोफाइल्स दे आर कीमोऑटोट्रॉफिक, वेयर एज द हेलोफाइल्स दे आर हीटरोट्रॉपिक। ठीक है, अब यू बैक्टीरिया में हमें क्या पढ़ना था? वी हैड टू स्टडी साइनोबैक्टीरिया। Cyanobacteria is an important group which is also called Brugleen algae. Now their body is colonial or filamentous. They can be terrestrial, they can be freshwater, they can be marine, unicellular algae. ऐसा NCERT में लिखा है, but now we study cyanobacteria in Monera or now specifically in the kingdom Eubacteria. They have chlorophyll A similar to the higher green plants. So these are photoautotropic and these were the first organisms to evolve oxygen during the process of photosynthesis. Hence they do oxygenic photosynthesis. ठीक है, अब एक और चीज हमने लास्ट में पढ़ी थी and that was what? That was, जल्दी बोलिए, mycoplasma. Mycoplasma, and these mycoplasma are also known as PPLO, pleuropneumonia-like organisms. These are the smallest known cells. They can survive without oxygen. They don't have a cell wall, so they keep on changing their shapes. Hence, they are known as jokers of the plant kingdom and pleomorphic organisms. And they cause diseases in animals and plants. Animals में कौन कौन सी diseases हैं? Pleuropneumonia in animals, mycoplasmal urethritis in humans, and in plants, little leaf of brinjal and witch's broom. This is the summary recap of all what we have studied in the previous class, जो हमने कल पढ़ा था. Now let us move to the next topic, the topic which we are going to study today, and the topics are Kingdom Protista, जनरल कैरेक्टर्स, वो तो मैं आपको बताऊंगा, देन इसके जो क्लासिफिकेशन है वो पढ़ेंगे, देन क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैगेलेट्स, यूग्लिनॉइड्स एंड स्लाइम मोल्ड्स. तो हमको आज ये सारी चीजें पढ़नी है. सो लेट्स स्टार्ट अप विद किंगडम प्रोटिस्टा. सबसे पहले किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में ये है कि इसमें इट कंटेन ऑल unicellular यूकैरियोट. इसमें सारे के सारे यूनिसेलुलर होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं. दूसरी चीज ये है द किंगडम प्रोटिस्टा, इसकी बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है. The boundaries of this kingdom are not well defined. क्यों not well defined? Why? Because what is the reason? Some members are like plants. कुछ members plants के जैसे होते हैं. Are like plants. Some members are like animals. Members are like animals. And some other members are like fungi. And some other members are like fungi. तो बेटा
ये जो है इनकी बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है। कोई आपको डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इफ दे आर लाइक प्लांट्स दे आर फोटोसिंथेटिक, इफ दे आर लाइक एनिमल्स they are heterotropic, and if they are like fungi they are saprobic। तो इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये किस ग्रुप में बिलोंग करते हैं वो इससे पता चलता है, ठीक है। नाउ बिकॉज दे आर यूकैरियोटिक, तो यूकैरियोटिक होने की वजह से क्या है, ये स्टार मार्क लिखते हैं एज दे आर यूकैरियोटिक। अगर ये यूकैरियोटिक है तो क्या है, दे कंटेन अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब अ न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस। सेकेंड, many membrane bound organelles are present। बहुत सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज इसमें प्रेजेंट होती हैं, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, और जो फोटोसिंथेटिक फॉर्म्स है उसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं। द थर्ड इज 70S ribosomes, सॉरी 70, बिकॉज दे आर यूकैरियोटिक तो 70S नहीं होगा, क्या होगा 80S। 80S ribosomes are present। All good। And finally they can be non-motile और मोटाइल। और अगर ये मोटाइल होते हैं तो क्या होता है, दे मे हैव फ्लैजेला और सीलिया। These points are quite important। They may have flagella और सीलिया। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। नाउ इफ वी टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन में इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बहुत सारे फॉर्म्स में होता है। तो लेट मी राइट इट हियर। रिप्रोडक्शन में भी एसेक्सुअल, तो एसेक्सुअल में तो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स इज नॉट प्रेजेंट एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय sexual takes place by formation of gametes plus fusion of gametes to form a zygote। ठीक है, तो दोनों तरीके के रिप्रोडक्शन इसमें देखे जा सकते हैं, किसी में कुछ होता है और दूसरों में कुछ और होता है। तो दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनी डाउट्स बेटा? नहीं। नाउ लेट अस मूव ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा। तो इसमें आई एम राइटिंग हियर प्रोटिस्टा। यही आप चार्ट याद कर लोगे तो आपको एक बार सारे ग्रुप्स की बेसिक नेचर पता चल जाएगी। तो प्रोटिस्टा कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन ग्रुप। नंबर 1
होलोफाइटिक प्रोटिस्ट, होलोफाइटिक। सेकेंड वन इज सेप्रोबिक प्रोटिस्ट, सेप्रोबिक प्रोटिस्ट। And third one is Holozoic protists. What is the meaning of holophytic? Phytic means plant. So here I am writing here plant-like protist, and these plants-like protists are again of three types. कौन कौन से? सबसे पहले क्राइसोफाइट्स, सेकेंड वन dinoflagellates, and third one euglenoids. आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं और अगर आप चार्ट फॉर्म में क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं तो यू आर एबल टू आंसर मेनी ऑफ द क्वेश्चन। जैसे पूछ लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, तो ये जो तीनों हैं दीज आर द प्लांट लाइक प्रोटिस्ट्स, राइट। एग्जाम्पल्स मैं अभी लिखूंगा थोड़ी देर में। नाउ सेप्रोबिक प्रोटिस्ट, दीज आर फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। ये फंगस जैसे होते हैं और इनका एक ही ग्रुप होता है, दैट इज कॉल्ड स्लाइम मोल्ड। एंड द थर्ड वन इज होलोजोइक प्रोटिस्ट। ये जो होलोजोइक होते हैं, जोइक माने मुंह से खाना खाना, इनगल्फिंग थ्रू द माउथ, तो इसमें होते हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, और इसमें भी एक ग्रुप होता है दैट इज प्रोटोजोआ। तो टुडे वी विल बी स्टडिंग क्राइसोफाइट्स, dinoflagellates, euglenoids and slime molds, and protozoa we will be studying tomorrow. तो आज क्राइसोफाइट्स के कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं डायएटम्स। डायएटम्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, नेविकुला मैंने आपको एक बता दिया, एंड गोल्डन एल्गी। एंड गोल्डन एल्गी को हम शॉर्ट में कहते हैं डेस्मिड्स। क्या कहते हैं? डेस्मिड्स कहते हैं। नाउ व्हाट आर डायनोफ्लैजेलेट्स? इसके एग्जाम्पल हैं जिम्नोडीनियम, गोनियालॉक, फिरेटियम एंड नॉक्टिलुका। ये आप यही याद कर लीजिएगा। यूग्लिनॉइड्स में द बेस्ट एग्जांपल इज यूग्लिना। वैसे तो और भी हैं, पैरानीमा है, बट यू हैव टू रिमेंबर यूग्लिना। स्लाइम मोल्ड्स के जो एग्जांपल्स हैं दैट इज फाइसेरम, फाइजीरेला, डिक्टियोस्टीलियम एटसेट्रा। और प्रोटोजोआ के देर आर फोर मोर ग्रुप्स, वो हम कल पढ़ेंगे। स्पोरोजोअन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स एंड
अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। तो एग्जांपल्स हम लिख देते हैं। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स का एग्जांपल है अमीबा। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स का है ट्रिपैनोसोमा। सीलिएटेड प्रोटोजोन्स का है प्लाज्मोडियम, सॉरी पैरामीशियम। और स्पोरोजोन्स का क्या है? प्लाज्मोडियम। तो ये इफ यू लर्न दिस क्लासिफिकेशन तो आगे आप लोगों के लिए पढ़ना जो है वो काफी इजी हो जाने वाला है। ठीक है, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स, ये जो क्राइसोफाइट्स हैं दे इंक्लूड गोल्डन एल्गी। देन गोल्डन एल्गी को हम क्या कहते हैं? डेस्मेट्स। और दूसरा क्या है? डाइएटम्स। तो दे इंक्लूड व्हाट? includes golden algae, जिसको we call it as desmids and diatoms। डन। तो ये जो होते हैं इसमें दे आर मोस्टली मैराइन, ये समुद्रों में मिलते हैं, लेकिन सम ऑफ देम आर फ्रेश वाटर्ड। मोस्टली मैराइन और फ्रेश वाटर्ड। ठीक है, फ्रेश वाटर का मतलब है रिवर्स, लेक, स्ट्रीम्स में भी ये मिल सकते हैं। डज दे कंटेन फ्लैजिला? यस, बट फ्लैजिला इज प्रेजेंट ओनली इन रिप्रोडक्टिव स्टेजेस। रिप्रोडक्टिव स्टेजेस का मतलब है गैमीट्स में। ठीक है, तो फ्लैजिला प्रेजेंट ओनली इन रिप्रोडक्टिव स्टेजेस। अब रिप्रोडक्टिव स्टेजेस में तो फ्लैजिला हो गई है, लेकिन जो इसके एडल्ट्स हैं उसमें फ्लैजिला तो होगी नहीं। तो जो एडल्ट्स हैं वो जहां जहां पानी बहता है वहां वहां वो बहते रहते हैं। तो दैट मीन्स वी कैन राइट डाउन एडल्ट्स can swim in water passively without using energy। एनर्जी बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते हैं। विदाउट यूजिंग एनर्जी इन water currents। All good? This point is very very important। अब एडल्ट्स के पास फ्लैजिला होती नहीं है, लेकिन ये सारे होते कैसे हैं? कैसे होते हैं? फोटोसिंथेटिक। तो मोस्ट ऑफ देम are photosynthetic। अब फोटोसिंथेटिक होंगे तो हमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का पता होना जरूरी है। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कैसे होंगे? जल्दी बताइए, टेल मी। कि जैसे मैंने, अच्छा अभी तो हमें एल्गी पढ़नी है ना, तो तब हमें और ज्यादा पिगमेंट्स के बारे में पता चल जाएगा। इनके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल ए, ये इंपॉर्टेंट है। फिर क्लोरोफिल सी होता है और इसमें बीटा कैरोटीन्स होते हैं। ठीक है, तो क्लोरोफिल पिगमेंट्स
photosynthetic pigments are chlorophyll A, chlorophyll B, beta carotenes, and diadenoxanthin. These are the photosynthetic pigments which are found in chrysophytes. लेकिन हमने इसकी सेल वॉल की बात नहीं करी अभी। जो इसकी सेल वॉल होती है दैट इज सिलिसिफाइड, सिलिका से बनी होती है, और उसका क्या नाम होता है? दैट इज कॉल्ड फ्रस्ट्यूल। क्या नाम होता है? फ्रस्ट्यूल। तो सेल वॉल is silicified. Silicified means made up of silica. Made up of silica. And this cell wall का एक नाम है is called frustule. सेल वॉल को क्या कहते हैं? फ्रस्ट्यूल कहते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं, इसकी जो सेल वॉल है दैट इज नियरली इंडिस्ट्रक्टेबल, इज नियरली इनडिस्ट्रक्टेबल, मतलब वो खराब नहीं होती है। तो स्टार बनाकर लिख रहा हूं, व्हेन दे डाई इन लार्ज नंबर्स, बहुत ज्यादा नंबर्स में जब इनकी डेथ होती है, देयर सेल वॉल्स accumulate on the sea floor, accumulate on the sea floor forming, sea floor मतलब नीचे समुद्र के बिल्कुल सरफेस पर, sea floor forming diatomaceous earth। और इस diatomaceous earth को हम और क्या कहते हैं? We call it as कीसलगर। diatomaceous earth और कीसलगर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये diatomaceous earth व्हाट इट इज? इट इज ह्यूज रॉक लाइक डिपॉजिट्स। These are huge rock-like deposits। मतलब समुद्र के नीचे बड़ी बड़ी पत्थर की चट्टानें टाइप बन जाती हैं, जिनको हम diatomaceous earth कहते हैं। एंड दिस diatomaceous earth इज ग्रिटी मतलब बड़ा हार्ड होता है और स्टोन जैसे होते हैं। तो बीइंग gritty, it is used in, ये किस किस काम आता है diatomaceous earth? नंबर 1, पॉलिशिंग ऑफ मेटल सरफेसेस, मेटल सरफेसेस को पॉलिश करने में। एंड नंबर बी, इन फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप, उसके लिए मतलब छलनी बनाते हैं और इससे ऑयल्स और सिरप्स को छान लेते हैं। अब जो इसमें डाई एटम्स होते हैं मेनली, दीज डाई एटम्स आर एक्चुअली कॉल्ड the chief producers of the ocean।
diatoms are the chief producers in oceans. ओशियंस के मेन प्रोड्यूसर्स हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक है, इनको कुछ फिशेस वगैरह खाती हैं, तो ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर आते हैं. दीज आर दी चीफ प्रोड्यूसर्स. और इनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? सिलिका की, जो कैसी होती है? इंडेस्ट्रक्टेबल. इंडेस्ट्रक्टेबल का मतलब है उसको हम खराब, मतलब वो खराब नहीं होती है. अब इनका रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है? रिजर्व फूड मटेरियल होता है ऑयल एंड oil, chrysolaminarin and leucosin. Reserve food material is oil, then chrysolaminarin, oil, chrysolaminarin and leucosin. डन. तो ये इसका फूड मटेरियल है. और ल्यूकोसिन जो है, इसका मैं बता देता हूं आपको, इसका जो केमिकल नेम है दैट इज व्हाट? दैट इज बीटा 1,3 ग्लूकैन. क्या है? बीटा 1,3 ग्लूकैन. वैसे आपसे पूछेंगे नहीं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिप्रोडक्शन. जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दैट इज बाय बाइनरी फिशन. बाइनरी फिशन तो आपको पता है, एक एक्सिस आएगी और उससे 2 इक्वल डॉटर सेल्स बन जाएंगे. सो नेक्स्ट वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय बाइनरी फिशन. बाइनरी फिशन. ठीक है, तो बाइनरी फिशन हो गया. उसके बाद जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसे होता है? गैमीट्स बनते हैं, जैसे मैंने पीछे बताए थे, गैमीटोजेनेसिस, और गैमीट्स फ्यूज होकर क्या बना देते हैं? जाइगोट. तो sexual reproduction is by formation of gametes, जिसको हम कहते हैं गैमीटोजेनेसिस, and fusion of gamete. और बेटा फ्यूजन ऑफ गैमीट्स को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन. और फर्टिलाइजेशन से क्या होता है? फर्टिलाइजेशन से जाइगोट इज फॉर्म. एक जाइगोट है वो बन जाता है. तो एक और चीज हमने बात की थी कि दीज ये डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स. एक और इसके बारे में बात है जो इसके स्ट्रक्चर पर डिपेंडेंट है. फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन. दिस इज नेविकुला. ये क्या है? दिस इज नेविकुला. तो मैं इसको लेबल कर रहा हूं नेविकुला. ये सभी डायटम्स हैं, बट आप इसको ध्यान से देखो तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है ये जो सेल है, इसकी जो सेल प्लेट्स हैं वो एक दूसरे में फिक्स हो जाती हैं, बिल्कुल किसकी तरह? सोप बॉक्स की तरह. तो ये हम नोट बनाकर लिख रहे हैं, इन डायटम्स each half of the cell fits into each other just like a
सोप बॉक्स, साबुन की डिब्बी होती है ना, जस्ट लाइक अ सोप बॉक्स। डन। सो बेटा व्हाट इज दिस? दिस इज क्राइसोफाइट्स। तो क्राइसोफाइट्स में हमने ये सारी चीजें पढ़ ली हैं, और क्राइसोफाइट्स का डायग्राम आप नेविकुला का देख सकते हैं, बिल्कुल साबुन की डिब्बी के जैसा ये लगता है, जस्ट लाइक अ सोप बॉक्स। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट ग्रुप। क्राइसोफाइट्स वी आर डन विद इट। नाउ डायनोफ्लैगेलेट्स। डायनो, डाई मीन्स टू, सो डाई मीन्स टू, एनो means different locations, और flagellates means having flagella, अब नाम का मतलब समझ में आया, जिसमें दो फ्लैजिला हो और दोनों फ्लैजिला डिफरेंट हो और वो अलग अलग जगह से निकल रही हैं। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट बनता है दैट इज दे हैव टू फ्लैजिला ऑफ different sizes, one short and the other long, one short and the other long, and different origin, and different ओरिजिन। अब इसके ओरिजिन में भी डिफरेंस है। कैसे? वन ओरिजिनेट्स एपिकली या टिप से, ऊपर से, एंड द अदर वन originates from the groove between the wall plates। वॉल प्लेट्स के बीच में जो ग्रूव है उसमें से निकलती है वॉल प्लेट्स। तो दो अलग, लेट मी टेल यू, एक छोटे से आपको डायग्राम्स में बता देता हूं। वैसे तो डायग्राम मैंने आपके लिए एनसीईआरटी से लिया हुआ है, तो बेटा ये तो टिप है, तो एक फ्लैजिला तो ऐसे निकलेगी और जो दूसरी है वो ग्रूव में से निकलेगी। तो वन इज द लॉन्गर वन, अनदर वन इज द शॉर्टर वन। तो दो अलग अलग टाइप की फ्लैजिला का होना, इट इज नोन एज heterocont flagellation। क्या कहते हैं? heterocont flagellation। इसका मतलब है having two different types of flagella। और ये जो दोनों फ्लैजिला है ना, ये कैसे चलती हैं? जैसे हंटर होता है ना, चाबुक, घोड़े को मारा जाता है, पुराने जमाने में मारा जाता है, ऐसे मारते हैं और फिर वो ऐसे वापस आता है, वर्लिंग। वर्लिंग मतलब लहराता हुआ। तो ये हम यहां पर लिख देंगे, दीज फ्लैजिला आर लाइक वर्लिंग व्हिप। दीज फ्लैजिला आर लाइक
whirling whip माने लहराते हुए चाबुकों की तरह। अब हमने उसमें पढ़ा था क्राइसोफाइट्स में कि वहां पर उसकी सेल वॉल किसकी बनी होती थी, सिलिका की, लेकिन यहां पर जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। ठीक है, तो ये, और यहां पर वहां पर नाम होता था फ्रस्ट्यूल, यहां पर नाम होता है थीका या लोरिका। तो डबल स्टार, द सेल वॉल is made up of stiff cellulosic plate, इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, cellulosic plates, and is called थीका और लोरिका, जबकि क्राइसोफाइट्स में उन्हें कहते थे फ्रस्ट्यूल। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, बिल्कुल होते हैं, सो दे आर ऑल्सो फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक, अब ये तो फोटोसिंथेटिक हो गए, तो फोटोसिंथेटिक का मतलब है इसमें कुछ पिगमेंट्स भी होने चाहिए। अभी क्राइसोफाइट्स में कौन से थे, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, बीटा कैरोटीन्स और डाइडेनोजेंथिन। और यहां पर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, अब आपको तो अच्छे से पता है कि क्लोरोफिल ए जो है दैट इज अ यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो यहां पर भी क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल सी है, सेम क्राइसोफाइट्स की तरह, लेकिन यहां बीटा कैरोटीन्स नहीं है, यहां अल्फा कैरोटीन्स हैं। तो सॉरी, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, अल्फा कैरोटीन्स एंड ज़ैंथोफिल। इन सारे ग्रुप्स में ना जो प्लांट लाइक है, आपको पिगमेंट्स ध्यान रखने हैं। अब ये जो होते हैं, हमने शायद इनके हैबिटेट के बारे में बात नहीं की, तो दीज आर मोस्टली एक्वाटिक। एक्वाटिक तो ये है, और एक्वाटिक में ये ज्यादातर मैराइन होते हैं, यू कैन राइट डाउन, और बहुत कम ऐसे होते हैं जो फ्रेश वाटर होते हैं। अब इनका रिजर्व फूड मटेरियल क्राइसोफाइट्स का क्या था, ऑयल, क्राइसोलैमिनारिन और ल्यूकोसिन, लेकिन यहां पर सीधे सीधे सिंपल जो रिजर्व फूड मटेरियल है, रिजर्व फूड मटेरियल that is carbohydrates and oil, simple। कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑयल, ये इसका रिजर्व फूड मटेरियल है। अब इसके अंदर वैक्यूल प्रेजेंट होता है दैट इज नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल, और उसका नाम क्या होता है, पिस्यूल। और वो नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल किस में हेल्प करता है, इसको फ्लोट करने में हेल्प करता है, और ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। सो नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल vacuole called piscule is present, which helps in floating and osmoregulation.
अब इसके रिप्रोडक्शन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है दैट इज बाय सेल डिवीजन। एक तरीके से आप बाइनरी फिशन कह सकते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय सेल डिवीजन, ये सेल है, पहले इसका न्यूक्लियस टूटा, बस फिर ये दो में डिवाइड हो जाएगा। इट विल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल। दिस इज डिवीजन बाय सेल डिवीजन, मतलब एसेक्सुअल। अब इसमें ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली होता ही नहीं है, तो वी कैन राइट डाउन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट रिपोर्टेड। सेक्सुअल reproduction is not reported। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली इसमें नहीं होता। मुझे तो खैर और भी चीज पता है कि एक नॉक्टिलुका है उसमें होता है, लेकिन इतना हमें नहीं करना है। फोटोसिंथेटिक ये है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आपको पता चल गए हैं। और इसके बारे में क्या है, ये ना अलग अलग कलर्स का दिखाई देता है। दे में अपीयर रेड, येलो, ब्राउन, ऑरेंज और ब्लू। दे में अपीयर रेड, ऑरेंज, येलो, ब्राउन और ब्लू, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। उसमें ज़ैंथोफिल्स कौन से हैं और किस किस कलर के हैं उनके बेसिस पर। अब इनकी जो सेलुलोसिक प्लेट्स होती हैं, जो इनकी सेल वॉल पर होती हैं, वो इसमें डिजाइन से लगी हुई होती हैं। ठीक है, तो देयर colored stiff cellulosic plates are arranged in beautiful ornamentation, सुंदर सुंदर डिजाइनों में ये लगी रहती हैं। So the dinoflagellates are called, so these are called armored protists। मतलब बिल्कुल जैसे शील्ड होती है ना, जैसे ढाल होती है शील्ड, तो ऐसा लगता है कि ये आर्मर्ड प्रोटिस्ट है। मतलब हिंदी में हम इसको बोलेंगे शस्त्रधारी प्रोटिस्ट। क्या बोलेंगे? शस्त्रधारी प्रोटिस्ट। एनी डाउट स्टूडेंट्स? नहीं। तो अब ये हो गया। अब इनमें जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो बहुत रैपिड होता है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन is so rapid due to which red tides are formed। ये इतने ज्यादा नंबर्स में समुद्रों के ऊपर रहते हैं कि जब लहरें आती हैं, टाइड्स आती हैं, तो वो रेड कलर की टाइड्स दिखाई दी जाती हैं। और इस रेड टाइड कॉज करने वाले मेन कौन कौन है? जिम्नोडीनियम एंड गोनियालॉग। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है इसके बारे में, दैट इज ये जो गोनियालॉग्स है, देयर इज अ स्पीशीज ऑफ गोनियालॉग्स कॉल्ड गोनियालॉग्स कैटेनेला। ये क्या करता है? कुछ टॉक्सिन्स रिलीज करता है पानी में, जिससे मछलियां मर जाती हैं।
This is very very important. So some of them are poisonous to fishes as they secrete sexy toxins into the water, causing PSP. What is the full form of PSP? That is paralytic shellfish poisoning. This point is also very important. अब इसका एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल नहीं लिखा, दी एग्जाम्पल इज गोनियालॉक्स कैटिनेला, ठीक है, एग्जाम्पल नाउ एक और चीज है, हैव यू एवर सीन फायरफ्लाई? फायरफ्लाई देखिए आपने कभी? फायरफ्लाई को हम जुगनू कहते हैं। क्या कहते हैं? जुगनू। तो जो फायरफ्लाई होती है दैट ग्लो इन द डार्क, ऐसे ही इसका एक मेंबर है दैट इज कॉल्ड नॉक्टिलुका। नॉक्टिलुका glows in dark and hence is called नाइट लाइट। उसको या तो नाइट लाइट कहते हैं या फिर इट इज ऑल्सो कॉल्ड फायर एल्गी। तो दिस इज अ जीके शॉर्ट थिंग विच यू शुड रिमेंबर। तो ये हो गया हमारा डायनोफ्लैचलेट्स। अभी हमने दो ग्रुप्स पढ़े हैं और ये जो डायग्राम है आपका, ये डायग्राम किसका है? दिस इज द डायग्राम ऑफ, यहां पर लिख रहा हूं मैं, दिस इज a dinoflagellate gymnodinium। देखो एक फ्लैजुला तो ये आ रहा है, दूसरा यहां पीछे से वैसे जा रहा है। तो दो फ्लैजुला होते हैं, एक देखो ये वाला तो ग्रूव से निकल रहा है और एक वो आगे से नहीं दिख रहा है, वो पीछे से जा रहा है वो। तो दो फ्लैजुला है, इसलिए इसको भी कॉल इट एज डायनोफ्लैचलेट्स। तो वी आर डन विद टू ग्रुप्स। होलोफाइटिक में 3 ग्रुप्स होते हैं, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैचलेट्स, यूग्लिनॉइड्स। नाउ लेट अस मूव ऑन टू यूग्लिनॉइड्स। ये जो यूग्लिनॉइड्स होते हैं ये क्या करते हैं? इनका तो देखो बाकी ज्यादातर मेराइन थे, लेकिन जो यूग्लिनॉइड है these are mostly found in fresh water, mostly found in fresh water। और ये कैसे होते हैं? एक्वाटिक। ठीक है, फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, एक्वाटिक है ऑब्वियसली, ये फ्रेश वाटर में मिलेंगे। और यूग्लिना के बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यूग्लिना में भी फ्रेश वाटर में तो होते हैं और रुके हुए पानी में, लेक्स और पॉन्ड्स में भी होते हैं। तो हम एक चीज और ऐड कर देते हैं, प्लस स्टैग्नेंट वाटर। क्या इसमें फ्लैजुला प्रेजेंट होती हैं?
बिल्कुल, द फ्लैजिला आर प्रेजेंट, और वो भी अलग अलग साइजेस की। तो दे हैव 2 फ्लैजिला ऑफ डिफरेंट साइजेस। और ये किस में था? डायनोफ्लैजिलेट में भी था ना। तो व्हाट डू वी कॉल दिस फिनोमिनन एज? हीट्रोकॉन फ्लैजिलेशन। हीट्रोकॉन फ्लैजिलेशन कहते हैं जब फ्लैजिला अलग अलग साइजेस के होते हैं और वो अलग अलग जगह से निकलते हैं, देन इट इज कॉल्ड हीट्रोकॉन फ्लैजिलेशन। अब हीट्रोकॉन फ्लैजिलेशन हो गया। क्या ये फोटोसिंथेटिक होते हैं? ये बिल्कुल फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो फोटोसिंथेटिक and have photosynthetic pigments like higher plants। तो पिगमेंट्स होते कौन कौन से हैं? हायर प्लांट्स में जो पिगमेंट्स होते हैं वो कौन से होंगे? दीज आर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, देन बीटा कैरोटीन्स। बीटा कैरोटीन्स होंगे और ज़ैंथोफिल्स होंगे। बीटा कैरोटीन्स एंड xanthophylls। Done? Now, अब do they contain a cell wall? नहीं, they never contain a cell wall. Cell wall is absent. But it is covered by a protein-rich membrane. It is covered by a protein-rich membrane called pellicle। इसके चारों तरफ सेल वॉल नहीं होती, लेकिन एक प्रोटीन रिच मेम्ब्रेन होती है जिसको पेलिकल कहते हैं। एंड पेलिकल मेक्स इट्स बॉडी फ्लेक्सिबल। उसको फ्लेक्सिबल, ताकि वो ऐसे मतलब इलास्टिक जैसी हो जाए, बॉडी फ्लेक्सिबल। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पेलिकल। ठीक है, तो पिगमेंट्स हो गए, हीट्रोकॉन फ्लैजिलेशन हो गया, इसमें आपको पेलिकल का रोल पता चल गया। पिगमेंट्स हो गए। रिजर्व फूड मटेरियल, रिजर्व फूड मटेरियल क्या है इसमें? दैट इज पैरामाइलम। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिजर्व फूड मटेरियल is paramylum. I am underlining it because this point is quite important. अब बात करते हैं इसके asexual reproduction की। तो पहले हम ऐसे लिख देते हैं sexual reproduction। Sexual reproduction which is not seen, not reported. And what about the sexual reproduction? Asexual reproduction.
It takes place by longitudinal binary fission. अब how does this binary longitudinal binary fission takes place? See, suppose this is the mother euglena and this is the nucleus. From here arises one flagella and from here arises the second flagella, which is short. So this is mother cell. This is the nucleus. So what happens first, beta? First of all, division of nucleus. And division of nucleus is karyokinesis. It takes place, and after that, division of फ्लैजेलर रीजन. जो फ्लैजिला का रीजन है वो भी 2 में डिवाइड हो जाता है इस तरीके से. ऐसे न्यूक्लियस भी डिवाइड हुआ, फ्लैजिलर रीजन भी डिवाइड हुआ. अब व्हाट विल हैपन? दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस. इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग बाइनरी फिशन हो जाएगा. एंड द नेक्स्ट स्टेप इज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म अलोंग longitudinal axis. And division of cytoplasm is known as cytokinesis. क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस. और two similar daughter cells are obtained. So this is what is termed as longitudinal binary fission. अब मैंने आपको पहले बताया था कि पिस्यूल नाम का डायनोफ्लैजिलेट्स में नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है. तो क्या इनमें कोई वैक्यूल मिलता है? यस, इसमें मिलता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. सो कॉन्ट्रैक्टाइल vacuole is present, right? And what is the function of this contractile vacuole? It helps in present, which helps in osmoregulation.
अब लेट अस टॉक अबाउट देयर न्यूट्रिशन। इनकी न्यूट्रिशन की बात करते हैं बेटा। तो ये न्यूट्रिशन जो करते हैं वो कैसे करते हैं? न्यूट्रिशन in the presence of sunlight, they synthesize their food by photosynthesis. But in the absence of light, they feed on other planktons. Planktons क्या होते हैं? Planktons are the organisms which float on the surface of water. तो ये ऑटोट्रॉपिक भी हो सकती है और ये हीटरोट्रॉपिक भी हो सकती है, इसलिए their mode of nutrition is mixotropic, right? So mode of nutrition is considered मिक्सोट्रॉपिक, क्योंकि मिक्सचर हो गया फोटोसिंथेटिक का भी और ये भी, इसलिए फॉर दिस रीजन यूग्लिना इज रिगार्डेड एज यूग्लिना is the connecting link between what? Between, जल्दी बोलो, plants and animals. प्लांट कैरेक्टर क्या है? फोटोसिंथेसिस। एनिमल कैरेक्टर क्या है? एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। एनिमल कैरेक्टर क्या है? फीड्स ऑन अदर प्लैंक्टोनिक फॉर्म्स। तो ये सारी चीजें जो हैं ये यूग्लिनोइड्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूग्लिना। ये तो है मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर। ये एक फ्लैजिला ये है, देखो ये ना क्लियर नहीं है डायग्राम, मैं आपको बता देता हूं। इसमें से साफ साफ एक यूग्लिना, एक फ्लैजिला यहां से निकल रही है और ये ऐसे जा रही है, और जो दूसरी फ्लैजिला है वो यहां से निकल रही है और ऐसे जा रही है, वो छोटी सी है। इसको थोड़ा सा और क्लियर देखेंगे तो दिस इज द डिटेल्ड डायग्राम। इसमें दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ये पेलिकल है जो इसकी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी देती है। ये वाले जो हैं दीज आर दी क्लोरोप्लास्ट, दिस इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये रिजर्वायर है जहां पर फूड आता है। ये इसकी एक फ्लैजिला है और ये इसकी दूसरी फ्लैजिला है जो ऐसे जाएगी। तो ये मेन चीज आपको ध्यान रखनी है। ये न्यूक्लियस है, दिस इज द न्यूक्लियस, ये इसका रिजर्व फूड मटेरियल है पैरामाइलम, और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के चारों तरफ छोटे छोटे एक्सेसरी वैक्यूल्स होते हैं। बस दीज आर दी लेबलिंग विच यू हैव टू रिमेंबर, बाई चांस वो पूछ लेते हैं तो। सो बेटा दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? दिस इज ऑल अबाउट होलोफाइटिक प्रोटिस्ट। हमने क्राइसोफाइट्स पढ़ लिया है, डायनोफ्लैजिलेट्स भी पढ़ लिया है, यूग्लिनोइड्स भी पढ़ लिया है। नाउ वी विल बी मूविंग ऑन टू सेप्रोबिक। सेप्रोबिक का मतलब क्या होता है? सेप्रोबिक का मतलब होता है सेप्रोफाइटिक, जो
चीजों को डिकम्पोज करे, डेड बॉडीज को डिकम्पोज करे, उसको कहते हैं सेप्रोबिक। तो ये जो सेप्रोबिक फॉर्म्स होती हैं वो कौन होती हैं? फंजाई। इसलिए स्लाइम मोल्ड्स, दीज आर व्हाट? दीज आर फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। These are fungi like protist। क्यों? क्योंकि जो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज सेप्रोबिक, because they feed on dead decomposing matter। और ये मैंने आपको बैक्टीरिया में भी बताया था कि इनकी जो न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है दैट इज एब्जॉर्प्टिव। डन। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इसके बारे में शुरू हुए हैं और आपको ये पता भी होने चाहिए। इनकी जो बॉडी है ना वो सड़ी गली ट्विग्स के चारों तरफ मूव करती रहती है, ठीक है। तो देयर बॉडी मूव्स अराउंड डिकेइंग, डिकेइंग माने सड़ने वाली, ठीक है, अराउंड डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स। ट्विग्स और लीव्स के चारों तरफ इनकी बॉडी मूव करती रहती है जिससे वो ऑर्गेनिक मैटर को खाती रहती है। इनगल्फिंग द ऑर्गेनिक मैटर, राइट, इनगल्फिंग द ऑर्गेनिक मैटर। इसलिए इनको सेप्रोबिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोला जाता है। अब ये मूव कैसे करते हैं? इनके पास फ्लैजिला तो होता नहीं है, तो जैसे अमीबा मूव करता है ना फॉल्स फीट से, तो मूवमेंट बाय pseudopodia। And what are pseudopodia? These are false feet। फॉल्स फीट से ये मूव करते हैं। क्या इसमें सेल वॉल होती है? जल्दी बोलिए। जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट होती है लेकिन सिर्फ पोर्स में। तो सेल वॉल एब्सेंट in adults, but true cellulosic cell wall is present in spores। स्पोर्स में ट्रू सेल्यूलोसिक सेल वॉल होती है। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे जो स्पोर्स होते हैं वो बहुत रेसिस्टेंट होते हैं, ठीक है, ड्यू टू विच स्पोर्स आर resistant structures and can survive for many years
many years in unfavorable conditions या adverse conditions। और इनके स्पोर्स डिस्पर्स कैसे होते हैं ये मैं यहां पर लिख रहा हूं। स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट, हवा से उड़ते हैं। डिस्पर्सल एयर से होता है, फिर कहीं नई जगह जाकर गिरते हैं और वहां से स्लाइम मोल्ड जो है वो ग्रो कर जाते हैं। Now let's talk about their asexual reproduction. Asexual reproduction takes place by spore formation. बाय स्पोर फॉर्मेशन। ऑल गुड। दूसरी चीज क्या है बेटा, ये जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं दीज आर ऑफ टू टाइप्स। एनसीईआरटी में ये चीज नहीं बताई है लेकिन ये बहुत सही है। टू टाइप्स ऑफ स्लाइम मोल्ड। कौन कौन से हैं? एक है ए सेलुलर और दूसरे हैं सेलुलर, राइट। सो यहां पर मैं लिखता हूं ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड। These are number 1 and cellular slime mold. अब बेटा जो ए सेलुलर होते हैं ये क्या करते हैं? पहली बात तो इनकी जो सोमैटिक फेज होती है वो कैसी होती है? डिप्लॉइड। तो यहां पर पॉइंट नंबर ए, सोमैटिक फेज इज डिप्लॉइड। डिप्लॉइड को भी राइट इट एज 2n, जबकि सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स में इट इज हैप्लॉइड। शॉर्ट में लिख देते हैं इट इज हैप्लॉइड and haploid we can write it down as n। ये पहला फीचर हो गया। what is the second feature? यहां पर ए सेलुलर में ना बहुत बड़ा मल्टी न्यूक्लिएट एक चीज बनती है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोडियम। represented by large sized मल्टीन्यूक्लिएट प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये वो मलेरिया वाला प्लाज्मोडियम नहीं है। ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स की जो कॉलोनी बनती है उसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, जो चारों तरफ म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस से कवर रहती है। और ये जो सेलुलर स्लाइम मोल्ड है दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय uninucleate condition, and this uninucleate condition is called मिक्सामीबा। ये मिक्सामीबा को एनसीईआरटी ने बताया नहीं है, ठीक है, लेकिन इसका जो स्पोरेंजियम है दैट इज
दैट इज कवर्ड बाय अ लेयर, और उस लेयर को कहते हैं पेरिडियम। स्पोरेंजियम is covered by पेरिडियम, और उसका जो स्पोरेंजियम है दैट इज नेकेड। So these are the basic differences between cellular and acellular slime molds। ये मैंने आपको क्यों बताया है, क्योंकि अगर आपको प्लाज्मोडियम के बारे में जानना है तो ये पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब क्या होता है, जो एसेलुलर है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बारे में ऐसे एरो लगा दे रहा हूं। पॉइंट नंबर ए, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, जब कंडीशन फेवरेबल होती हैं, टेम्परेचर, पीएच वगैरह सब इनके अकॉर्डिंग होता है, तो ये बड़े बड़े गुच्छे में बनाते हैं एक स्ट्रक्चर। दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम, which may grow to several feet, which may grow to several feet, बहुत बड़े एरिया में ये स्प्रेड हो जाता है। लेकिन जब कंडीशंस होती हैं अनफेवरेबल, अनफेवरेबल मतलब या तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, या प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, या पीएच या सॉल्ट। तो अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या होगा, ये प्लाज्मोडियम में डिफरेंशिएशन होता है, फ्रूटिंग बॉडीज बनती हैं। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, the plasmodium differentiates, fruiting bodies are formed। ये fruiting bodies फंगस में बनती हैं। fruiting bodies are formed, जिनके टिप पर क्या आते हैं, स्पोर्स, which bears spores at their tip। तो ये बताने के लिए सेलुलर और एसेलुलर में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए ना। एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि slime molds share few characters of plants, few of animals, and many of fungi, and many of fungi। तो सबसे पहले प्लांट कैरेक्टर, प्लांट कैरेक्टर्स क्या है? प्लांट कैरेक्टर एक ही हम अभी पढ़ेंगे, ट्रू सेल्यूलोसिक सेल वॉल इन स्पोर्स। फिर एनिमल कैरेक्टर क्या है? एनिमल कैरेक्टर
एब्सेंस ऑफ सेल वॉल इन एडल्ट्स, सेल वॉल इन एडल्ट। और फंगल कैरेक्टर क्या है? फंगल कैरेक्टर्स, नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज, नंबर 2, सेप्रोबिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक नोट लिखेंगे, स्लाइम मोल्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड, slime molds are also called, नंबर ए, प्रोटिस्टन फंजाई, है तो प्रोटिस्टा का लेकिन फंजाई जैसा है। या फिर नंबर बी, कंज्यूमर डीकंपोजर फंजाई। कंज्यूमर है क्योंकि दूसरों पर डिपेंडेंट करती है, डीकंपोज करती है डेड बॉडीज को, इसलिए डीकंपोजर है। दिस इज द प्लाज्मोडियम ऑफ व्हाट? प्लाज्मोडियम ऑफ स्लाइम मोल्ड्स। और एग्जाम्पल्स क्या हैं बेटा? व्हाट आर द एग्जाम्पल्स? एग्जाम्पल्स आर फाइसेरम, देन फाइजीरेला, देन फ्यूलिगो, and finally डिक्टियोस्टीलियम। ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो बेटा आज हमने प्रोटिस्टा में होलोफाइटिक और सेप्रोबिक प्रोटिस्ट पढ़ लिए हैं। अब इसमें हमारा क्या रहता है? इसमें हमारा रहता है एनिमल लाइक होलोजोइक प्रोटिस्ट, जिनको हम प्रोटोजोआ कहते हैं, एंड दैट वी विल कंटिन्यू टुमारो, वो हम कल पढ़ेंगे। लेकिन जाने से पहले डेली हमारा ट्रेडिशन है एक क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो वी विल सॉल्व अ क्वेश्चन, हाउ मैनी कैरेक्टर्स आर सीन इन यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स में कितने कैरेक्टर्स होंगे? पेलिकल होगा, तो पेलिकल इसलिए होगा, जो होगा उसके ऊपर मैं अंडरलाइन करके टिक लगा दे रहा हूं, क्योंकि सेल वॉल नहीं होती। प्लाज्मिड बैक्टीरियाज में होते हैं, यू नो इट वेरी वेल। सेल वॉल यूग्लिनॉइड्स में नहीं होती। फ्लैजिला होती है, हीट्रोकॉन्ट फ्लैजिलेशन होता है, 2 फ्लैजिला होती हैं अलग अलग साइजेस की। फिर 2 न्यूक्लियस नहीं होते, वो पैरामीशियम में होता है, और सीलिया भी पैरामीशियम में होता है। तो यूग्लिनॉइड्स में कितने फीचर्स हैं? फ्लैजिला और पेलिकल, 2। सो द बेस्ट आंसर इज सेकंड वन। क्या है आंसर? सेकंड। तो बच्चों आज हमने बहुत सारा पार्ट कवर किया है। प्रोटिस्टा जनरली 3-4 क्लासेस में पूरा होता है, हमारा आज मैक्सिमम पार्ट हो गया है। टुमारो वी विल बी स्टडिंग अबाउट व्हाट? टुमारो वी विल बी स्टडिंग अबाउट, जल्दी बोलिए, बोलो, वी विल बी स्टडिंग अबाउट प्रोटोजोआ, जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल मिलते हैं सेम टाइम पर। आज जो डीएसए है वो आप सॉल्व करेंगे, और कल उस डीएसए पर रिलेटेड डाउट्स पूछेंगे। सो कीप स्टडिंग एंड कीप आस्किंग द डाउट्स। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।